आज की सनसनीखेज। यह बात साल 2007 की है। दरअसल बिहार प्रदेश के जिला बक्सर का एक गांव लगता है सोनवर्षा। वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे ग्राउंड के अंदर और दो बालकों आपस में लड़ाई हो जाती है। एक बालक दूसरे के घर जाता है शिकायत करने के लिए कि तुम्हारे लड़के ने मेरे साथ मारपीट की है। जैसे वह जाता है, लड़के का नाम चंदन मिश्रा होता है और दूसरे लड़के जिसने मारपीट की थी उसका नाम सोनू मिश्रा होता है। सोनू मिश्रा के घर जाकर चंदन मिश्रा ने शिकायत की कि तुम्हारा लड़का मुझे मार रहा है, पीट रहा है। बात यहीं पर नहीं थमती है, बल्कि सोनू मिश्रा ने एक बार फिर से अपने ही घर पर चंदन मिश्रा को बुलाकर यार बहुत जमकर पीटा। वो पिटाई करता है और उसके बाद फिर रोता हुआ चंदन मिश्रा अपने घर पहुंचता है। अपने पिताजी की बंदूक उठाता है, यानी कि राइफल उठाता है और सीधा उसके घर पहुंचता है और जाकर उसमें गोलियां मार देता है। गोली मारकर सोनू मिश्रा की हत्या कर देता है। गांव में इस गोली की आवाज़ सुनने के बाद जब लोग मौके पर पहुंचते हैं तो तत्काल ही उसी चंदन मिश्रा को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस से कहते हैं कि एक हत्या हो गई है। पुलिस आती है, उस लड़के को लेके जाती है, लेकिन वो नाबालिग था, इसलिए उसको आरा की जो बाल सुधार गृह होता है वहाँ पर रखा जाता है। और इसी बाल सुधार गृह के अंदर एक और लड़का है जिसका नाम शेरू शेरू सिंह ने मारपीट की थी और मारपीट के बाद यहाँ पर इस बाल सुधार गृह में बंद था। इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि अब दोनों ने जीना मरने का बिल्कुल साथ फैसला कर लिया था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब तक साथ साथ रहे तब तक इतना आतंक मचाया कि इनके नाम से लोग थर्राते थे, डरते थे, कांपते थे। और जब उनमें से एक का अंत हो जाता है तो पूरा देश इसी बात पर चर्चा करने लगता है कि आखिरकार इसका अंत क्यों होता है। चंदन मिश्रा को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हो जाती है कि कौन थे वो शूटर और कहाँ से आए थे। आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्चा घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है। बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है शास्त्री नगर और शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का इलाका है राजा बाजार। और राजा बाजार के अंदर पारस HMRI हॉस्पिटल है जो कि बहुत ही मशहूर है। 17 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 7:18 के मिनट के आसपास की बात थी। सेकंड फ्लोर और ICU होता है। ICU का कमरा नंबर होता है 209 और उस कमरा नंबर 209 में 3 सदस्य 3 लोग मौजूद थे। इनमें से एक चंदन मिश्रा होता है और जो अपना उपचार कराने के लिए, उसको पाइल्स की बीमारी थी, उसका इलाज कराने के लिए वो आया हुआ था। उसके साथ देने के लिए वहाँ उससे बातचीत करने के लिए एक जैसे तमारदार होते हैं। एक का नाम दुर्गेश पाठक होता है और दूसरे का नाम कृष्णकांत पांडे होता है। अर्जुन दरअसल तीनों थे यहाँ पर। इसी बीच में बातचीत करते करते चंदन मिश्रा ने कहा कि मैं वॉशरूम होकर आता हूँ और मैं यूँ आया। लेकिन बातचीत में कुछ इस तरह से वो आपस में इतने मगन हो रहे थे कि जो एक काफ़ी देर से बार बार बोल रहा है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और लेकिन वॉशरूम नहीं जाता है। इस बीच में दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से जैसे ही खुलता है तो एक शूटर जो होता है जिसने अपने चेहरे पर कोई ना तो कोई उसे छुपाया हुआ था और ना ही सर पर कोई कैप लगाई हुई थी। बाकी जो 4 शूटर के पीछे पीछे आ रहे थे, सबके सर पर कैप लगी हुई थी, टोपी लगी हुई थी और उसके बाद यहाँ पर लगभग 10-12 राउंड गोलियाँ चलती है। अब यहाँ जो जिसको बाथरूम जाना था वो तो मर जाता है क्योंकि गोलियाँ उसको लगा, उसको ही मारनी थी। और जो कृष्णकांत पांडे होता है वो छुपकर बाथरूम में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। दुर्गेश पाठक जो होता है वो भी हालांकि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पैर के एक अंगूठे में गोली लगकर मतलब छर्रे लग जाते हैं। बस लगभग 15 मिनट के बाद हॉस्पिटल में स्टाफ आता है गोली सुनने के बाद। उसके बाद सोशल मीडिया पर बात चलती है। जो यहाँ पर CCTV फुटेज थी वायरल होती है। हॉस्पिटल के बाहर जो CCTV फुटेज थी, पता चलता है कि 5 शूटर थे, लेकिन 5 शूटरों के साथ एक व्यक्ति था जिसने हेलमेट लगाया हुआ था। शायद उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी। वो एक ऐसा मध्यस्थता करने वाला था, किसी ने उससे कहा है और इन शूटरों को पूरी कहानी बता के गया है कि आपको पार्स हॉस्पिटल में सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 209 में जाना है। शायद इसी तरह की बातें कर रहा था जब यह गली में खड़े हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो दिशा निर्देश देता है, आराम से वहाँ चला जाता है। लेकिन जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि तौफ उर्फ बादशाह जो फुलवारी शरीफ थाना लगता है वहाँ का रहने वाला होता है। पिछले दिनों में रमज़ान के महीने में दुर्गा मंदिर के पास गोलियां चली थी, उसमें भी इसी व्यक्ति की शूटर का नाम आया था, तौसीफ उर्फ बादशाह। इसके जो पिता है वो हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और उसकी माँ शिक्षिका है। यही वो लड़का है जिसने कैप नहीं लगाई हुई थी, यानी कि यही वो शूटर है जिसने कैप नहीं लगाई हुई थी। बाकी ने अपने आप को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक इसी स्टाइल में आया था जैसे कभी मुंबई के अंदर डॉन दाऊद इब्राहिमी की गुर्रे की तरह गोलियां चलाया करते थे। इसके ऊपर ज़्यादा बड़ा अपराध तो नहीं है, लेकिन अभी ये शुरुआत है और शुरुआत में ही ये अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ना कोई कानून का डर है, ना ही कोई पुलिस का डर है और ना ही किसी का बदमाशों को या गैंगस्टर को इसको डर है। जिस तरह से इसको इसने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, आराम से घर पे वो मिल जाता है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। बाकी जो इसके साथ थे बलवंत, मनु, सूरजभान व 5 वो सदस्य थे जिसकी टोपी लगी हुई थी। वह कौन था अभी उसका नहीं पता चल पाया है और जिसने हेलमेट लगाया हुआ था उसका भी अभी पता नहीं चल पाया। हालांकि जब ये जाते हैं तो बाकायदा में हवा में पिस्टल लहराते हुए भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। उनको लग रहा था कि जो काम करके आए हैं उससे भी इससे बड़ा जो बढ़िया काम तो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें जो खुशी का इजहार कर रहे थे। दरअसल ये जो मरने वाला है जिसका नाम चंदन मिश्रा है, अगर हम इसकी कहानी एक बार फिर से जानने की कोशिश करें तो बिहार प्रदेश से का जो जिला लगता है बक्सर, बक्सर जिले में एक थाना लगता है औद्योगिक थाना और औद्योगिक थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सोनबरसा। दरअसल यहाँ का रहने वाले श्रीकांत मिश्रा और मंटू मिश्रा यह अपने गांव की लगभग 2 बार यह मुखिया चुने गए थे और इनका अपने इलाके में अपना गांव में एक दबदबा है। दबदबा इसलिए था क्योंकि मुखिया थे, लोग इनकी बातें मानते थे, लोग उनको वोट देकर उनको मुखिया चुनते थे। लेकिन लोगों में इस तरह के जो इस प्रकार से जो लोगों में इनका अपना एक प्रभाव हुआ था, शायद इसी प्रभाव के चलते जो लड़का था वो अपने आप से बाहर रहता था और इकलौता लड़का जिसका नाम चंदन मिश्रा होता है। चंदन मिश्रा दरअसल इकलौता होने की वजह से उसकी सारी जो ख्वाहिशें वो पूरी हो रही थी। शायद बाप के नज़र में बेटे उस लेवल तक नहीं थी जिस लेवल तक होनी चाहिए थी, जो कन पकड़ी होनी चाहिए थी, जो डांट फटकार लगनी चाहिए थी, जो उसको सही रास्ते पर चलने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, शायद वो नहीं दी जा रही थी। यही कारण था कि उनकी एक लाइसेंस राइफल होती है और जो राइफल से उसने अपने गांव के सोनू मिश्रा को इसलिए मर्डर कर दिया था क्योंकि उसने एक तो क्रिकेट के मैदान में फील्ड में उसको पिटा चंदन मिश्रा को और जब शिकायत लेकर उसके घर जाता है तो सोनू के तो उसके बाद सोनू उसके साथ जो फिर से मारपीट करता है। इसका बदला लेने के लिए वह सीधा उसको गोली मार देता है। ग्रामीण उसे पकड़ते हैं और पुलिस के माध्यम से बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। उसको यहाँ पर उसको साथी मिलता है जिसका नाम होता है शेरोसी और ओम प्रकाश सिंह। दरअसल वो बक्सर का एक गांव लगता है सिमरी, वहाँ का रहने वाला होता है और वो किसी से मारपीट करके आया होता और यहाँ पर रह रहा था। दोनों की यानी चंदन सिंह और चंदन मिश्रा यानी शेरू सिंह बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लगभग 3 साल के आसपास ये जेल में रहते हैं क्योंकि ये नाबालिग थे, इसलिए उनको एक ना एक दिन छूट नहीं थी और 3 साल जेल में रहने के बाद जब छूटते हैं तो इसके बाद उन्होंने एक ऐसा आतंक मचाना शुरू किया, उन्हें मारपीट। उन्होंने अपनी टीम बनाते हैं, टीम में नए लड़के जो नौसिखिया होते थे, जो किसी का भी मर्डर करने का तैयार होते थे बिना किसी बात को, हवाबाजी की ज़्यादा शौक होता है, कुछ इसी तरह के होते हैं। तो रंगदारी वसूलना और फिरौती के लिए लोगों को अपहरण करना, इस तरह का काम वो करते थे और किसी के साथ मारपीट करना और हत्या करना। दरअसल उन्होंने पहली हत्या जो मिलकर की थी वो भोजपुर पंचायत के पूर्व मुखिया होते हैं, उनका नाम नौशाद होता है। यह बताया जाता है कि किसी ने यह बताया कि चंदन मिश्रा को तुम्हारी जो नौशाद है वो हत्या करना चाहता है, जबकि एक दूसरे को देखा नहीं था, ना चंदन ने उसने देखा था, ना नौशाद ने चंदन को देखा था। उसके बावजूद भी जब ये किसी ने बीच में अगर खबर दी थी कि चंदन को हत्या कराना चाहते हैं, शेरू को भी मरवाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने, शेरू और चंदन ने मिलकर जब नौशाद को मारने की ये फिराक में जुट जाते हैं, इन्होंने एक और साथी को बीच में लिया ताकि वो बता सके कि ये नौशाद है। नौशाद हाईवे पे अपने आप जा रहे थे बाइक से और यह तारीख थी 10 मार्च 2011 की तारीख थी। जैसे ही नौशाद मुखिया जा रहे थे तो इनकी बाइक बिल्कुल बराबर में चल रही थी। एसआर पेट्रोल पंप पड़ता है और एसआर पेट्रोल पंप के पास ही वो सर में गोली मारते हैं और नौशाद मुखिया की हत्या कर देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि नौशाद मुखिया के परिवार के किसी भी सदस्य को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। हालांकि उसके परिवार को बहुत सारे सरकार ने वादे किए थे, दावे किए थे कि तुम्हें पैसा भी दिया जाएगा, यानी कि मुआवजा भी दिया जाएगा, नौकरी भी दी जाएगी, लेकिन इसके परिवार को कुछ भी हासिल अभी तक नहीं हुआ। इन्होंने साल 2011 की बात है 6 हत्याएं की थी, हर महीने हत्या कर रहे थे। 10 मार्च 2011 को नौशाद मुख्य हत्या की थी और 20 अप्रैल 2011 को भड़तराई की हत्या की थी। 4 मई 2011 को हैदर अली था उसकी भी हत्या की और जो कलर होता है 26 जुलाई 2011 को शिवाजी खरवार की हत्या करते हैं और 5वीं हत्या 31 जुलाई 2011 को मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या करते हैं और 6वीं हत्या होती है। इस हत्या के इनके जो पाप का गड़ा
था, कह सकते हैं कि भर जाता है। 21 अगस्त 2011 की बात है, चूना व्यापारी की जिस तरह से हत्या करते हैं, ये ऐलान या कत्ल करते हैं राजेश केसरी, और पहले दिन रंगदारी मांगते हैं, रंगदारी मिलती नहीं है। 20 तारीख को रंगदारी मांगी थी और यह कह गई थी कि अगर तुमने हमें रंगदारी नहीं दी तो देख लेना, हम तुम्हें कल का सूरज देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का इन्होंने ऐलान किया था और 21 अगस्त 2011 को बाकायदे उसके पास जाते हैं और गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर देते हैं। और जैसे व्यापारी की हत्या होती है तो यहाँ से भाग जाते हैं और इनको जो इन दोनों पर, चंदन और शेर पर, इनाम का घोषित कर दिया जाता है। यह जाकर मिलते हैं कोलकाता में और कोलकाता में इनकी गिरफ्तारी होता है 17 दिसंबर 2012 में। जब इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो इसी बीच में शेरूसी होता है, उसे मौका पाते ही एक पुलिस वाले की पिस्तल छीनता है और पिस्तल छीनने के बाद कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर ही गोली मार देता है। और उस पुलिस वाले को यह हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति, एक बदमाश कोलकाता से पकड़ कर लेके आते हैं, कोर्ट में हाजिर करते हैं, जज साहब सामने हैं, बाकी पुलिस भी है और वहाँ वकील भी है और आम लोग भी हैं। इसने बिल्कुल डर नहीं था, खौफ नहीं था। शेरूस ने पुलिस वाले को पिस्तल छीन के और उसे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसके बाद इन दोनों को बक्सर की जेल में रखा जाता है और बक्सर की जेल में रहने के दौरान ही जेल में रहते हैं। इनको आतंक इतना बढ़ गया कि शेरू और चंदन का ये दोनों मिलकर जेल के अंदर ही अपने एक नेक्सस चला रहे थे। इनसे कुछ जो नए पौधे, नए युवा थे जिनको जो बदमाशों डॉन बनने का शौक था, उनको साथ लेते हैं। रंगदारी वसूलना, साथ फिरौती के लिए अपहरण करना, किसी की भी हत्या करवा देना, इस तरह के काम जेल के अंदर ही रहकर ही चलाता रहे। और इसी बीच चंदन मिश्रा पे लगभग 25 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और इसी पे भी कुछ मुकदमे कम नहीं थे। आखिरकार ऐसे ही चलता रहा और जेल में रहते ही रंगदारी किसी से वसूलिया करते थे। 23 जुलाई 2015 की ये बात है। दरअसल इन दोनों को आपस में विवाद हो जाता है और विवाद कुछ इस कदर होता है कि मारपीट होने लगती है। और जो मारपीट हो रही थी पूरी जेल के अंदर, जो बक्सर की जेल का तहलका मच जाता है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, इनमें बीच बचाव और जो भी करते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो दोस्त है चंदन और शेरू दोनों ही आपस में लड़ बैठे हैं। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद इस मामलों को एफआईआर दर्ज करती है और 9 लोगों को, यानी कि 9 कैदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। अब इसके बाद इनको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही 2016 की बात है, सिविल कोर्ट में इन दोनों की तारीखें थी और तारीख पे जैसे ही पहुंचते हैं और जैसे ही इन दोनों दोस्तों को आमने सामने टकरा होता है तो उसके बाद फिर से ये भिड़ जाते हैं और भरी कचहरी के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर जब ये मारपीट कर रहे थे तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तभी दोनों ने कसम खाई थी कि एक दूसरे को अलग होने की। दोस्तें, यहाँ 2016 की बात है, सिविल कोर्ट में हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, दोनों दो फाड़ हो जाते हैं। यानी चंदन अपने रास्ते निकल जाता है और शेरू अपने रास्ते निकल जाता है। शेरू की स्थिति मजबूत होती चली जाती है और चंदन मिश्रा जो होता है उसकी स्थिति कमजोर होती चली जाती है। शेरू पुरलिया एक जिला लगता है जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है और चंदन मिश्रा को बक्सर से भागलपुर भेजा जाता है और भागलपुर से पटना के पास जेल है बेरो, उसके वहाँ भेजा जाता है। अभी पिछले दिनों की बात है, 2 जुलाई 2025 इसको इसको पेल पेल मिलती है। हालांकि जो इन्होंने राजेंद्र केसरिया को, केसरी की हत्या की थी, उस मामले में शुरुआत में तो शेरू को सजा मौत का हुक्म सुनाया जाता है और बाद में हाई कोर्ट ने इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी है और उसी सजा को ये दोनों काट भी रहे थे। बाकी और मुकदमे जो भी पेंडिंग चल रहे थे, इसी बीच में 2 जुलाई 2025 को जैसे ही चंदन मिश्रा जेल से छुटकर आता है, यानी कि पैरोल पे आता है, उसको अपना इलाज कराना था, अपने परिवार के साथ उठना बैठना था, मिलना था। लेकिन इसी बीच में 17 जुलाई 2025 को सुबह 7:18 के आसपास 5 शूटर उस पार्स हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद लगभग 10 बार गोलियां चलती है और चंदन मिश्रा का जो चैप्टर था हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, एंड द एंड कर देते हैं। और इसी अभी पुलिस की जांच पड़ताल में ऐसा ही आ रहा है कि जो कैप नहीं लगाया हुआ था, जिसका नाम तौसीफ और बादशाह होता है, शायद इस गैंग का वो लीड कर रहा था, इन शूटरों को लीड कर रहा था। अब पुलिस की ये जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस जल्द ही इस मामले का कोई ना कोई खुलासा करेगी, बताएगी। इसमें जो SIT का गठन हो चुका है और पुलिस की कोशिश है कि किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब इसकी मौत सूचना मिलती है, लोग परिवार को इकट्ठा करते हैं, हो रहे थे और ऐसे लड़के थे उस वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तभी जो चंदन के पिता मिश्रा के पिता होते हैं, चंदन मिश्रा के, तो मिश्रा के पिता होते हैं, तो कोई भी अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहाएगा। जिसने मारा है वो मरेगा। यानी कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। अभी ना जाने कितने लोगों की और गोलियां से जान जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, क्या पुलिस इन्हें बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, यह तो खैर जांच के बाद ही, फिर पुलिस की अपनी जो ईमानदारी से कार्य प्रणाली होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन अभी जो खुलेआम ऐलानिया बता दिया गया है, जिसने मारा वह मारा जाएगा। दोस्तों से पूरा घटनाक्रम को सुनने के बाद उससे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि अपने आप को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है
और जाते जाते एक परी मथारू जो भी हमसे कोई बोलने में अगर गलती हुई तो आपके लिए मेरे लिए सॉरी। आपको बहुत बहुत सभी वीडियो सुनने वालों को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।